Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. This is Maruh Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग 10th बायोलॉजी का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी मैं एमसीक्यूज आपको पहले करवा दूंगी, देन इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है द एक्टिविटी इन रिलेशन टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट इज। सो स्टिमुलाई कोई भी एक्टिविटी होती है टू रिलेशन टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, वो इंटरनल भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, जिसपे रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को। अब देखें आपके आईज में रिसेप्टर्स होते हैं, सही है, और अगर आपकी आईज पे कोई लाइट मारेगा तो वो स्टिमुलाई है जिसकी वजह से रिसेप्टर काम कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। विक्ट ऑप्शन होगा ए। जबकि जो रिस्पांस होता है ना वो कोई भी इफेक्टर्स देता है। अगर आप कोई भी मसल कोई भी ग्लैंड रिस्पांस कर रहा है, कोई भी स्टिमुलाई आ रहा है, वो आपके ब्रेन तक आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड देन फिर आपके किसी भी इफेक्टर तक आता है। जो इफेक्टर इफेक्ट करता है, जो रिस्पॉन्स देता है, वो होता है रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ स्टिमुलाई। एमसीक्यू नंबर 2 है स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय। सो स्टिमुलस डिटेक्ट होता है बिकॉज ऑफ रिसेप्टर्स, देन रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, बिकॉज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स उसको इम्पल्सेस को कोऑर्डिनेशन को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वो कोई भी ब्रेन हो सकता है, वो ब्रेन हो सकता है, वो स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, और देन फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वो इफेक्टर्स तक पहुंचता है। वो इफेक्टर्स कोई भी मसल हो सकता है, कोई भी ग्लैंड हो सकता है, तो वो रिस्पॉन्स करता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। एमसीक्यू नंबर 3 है द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इज। सो कोऑर्डिनेशन की टाइप्स होती हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन होती है, जिसको हम कहते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। सो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हमेशा किस में होता है? हमेशा नर्वस कोऑर्डिनेशन में होता है। केमिकल्स और इलेक्ट्रो को दोनों को कम्बिनेशन है ये। जबकि अगर हम हार्मोनल एंडोक्राइन की बात करें तो वो ओनली केमिकल होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नंबर 4 है द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरी टू सिग्नल सम डिस्टेंस सेल थ्रू ब्लड आर। यहाँ पे ब्लड लिखा हुआ है, ब्लड लिखा हुआ है, तो वो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं फ्रॉम वन सेल से और फिर कैरी करते हैं, कैरी करके जाते हैं दूसरे सेल्स तक थ्रू ब्लड, वो होते हैं हार्मोन्स। अगर मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स भी केमिकल्स ही होते हैं, ये भी हो सकता था, लेकिन वो ब्लड नहीं होते, वो ब्लड के जरिए नहीं पहुंचते। ब्लड में हमेशा हार्मोन्स होते हैं जो टारगेट सेल तक पहुंचते हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हार्मोन्स, क्योंकि यहाँ पे की वर्ड है थ्रू ब्लड। एमसीक्यू नंबर 4 है द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स। एग्जिबिटेड का मतलब होता है शो। वो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन जो प्लांट शो करते हैं वो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, अगर आपने पढ़ा हो 5 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन होता है, गिबरेलिन होते हैं, साइटोकाइन होते हैं, इथीन होता है, और एक और होता है एब्सिसिक एसिड। तो ये हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के जो रिस्पॉन्स करते हैं उसकी हाइट में, उसकी लेंथ में और उसकी ब्रीथ में। सो ये वो हार्मोन्स हैं विथ में जो काम करते हैं। तो यहाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि एंडोक्राइन हार्मोन्स होता है, लाइक एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन हम जिसको कहते हैं, वो प्योरली केमिकल होता है। एमसीक्यू नंबर 6 है द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग इज। तो पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है रीजनिंग में, वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम में हमारे पास रीजनिंग, मेमोरी और इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। आप कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, वैसे ये भी सही हो सकता था, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं 100% के, वो सेरिब्रम होगा। हम सेरिब्रम को कंसिडर करेंगे कि ये आंसर है। एमसीक्यू नंबर 7 है द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड प्रिसीजन इन मूवमेंट एज। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन बैलेंस के लिए जो पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है ना, वो सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम लोअर पोस्टीरियर पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन उसका पार्ट है, और जो सेरिब्रम होता है ये होता है आपके पास फ्रंटल पार्ट होता है। लाइक है ना, हम ये कहते हैं कि एक होता है हाइंड ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है फोर ब्रेन। सो फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम, और सेरिबेलम होता है हाइंड ब्रेन का। और ये आपकी जो आप चल रहे हैं तो आप बैलेंस करके चल रहे हैं, ये नहीं कि आप अभी चल रहे हैं और फिर गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बॉडी बैलेंस करके चलती है, तो वो बैलेंस होते हैं बिकॉज ऑफ सेरिबेलम, द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 8 है वाइटल फंक्शन फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय। सो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, और जो मेन वाइटल फंक्शंस हैं सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स के लिए वो यही परफॉर्म करता है। जबकि अगर हम बात करें पीएनएस की, तो पीएनएस वो इम्पल्सेस, वो कमांड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी होल बॉडी में लेके ट्रांसफर करता है, जैसे आपके फुट में, आपके हैंड में, तो वो ये इम्पल्सेस होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए। जबकि ऑटोनॉमिक सब डिवीजन और सोमैटिक सब डिवीजन यहाँ पे होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आगे जाके डिवाइड हो रहे होते हैं। सोमैटिक में, सोमैटिक होते हैं स्केलेटल मसल से डील करते हैं, लाइक वॉलेंट्री एक्टिविटीज जो आप
अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मसल्स वगैरह, जैसे ग्लैंड्स वगैरह को। तो ये वो डील करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। MCQ नंबर 9 है द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ। सो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्सेस आर्क कहते हैं हम पाथवे जिसके जरिए कोई भी कमांड, कोई भी इम्पल्स मूव करती है। सो इसमें शॉर्टेस्ट पाथवे होता है 2 न्यूरॉन्स का, जबकि अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट का तो उसमें फिर मोनो, जिसको हम कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। और अगर 3 न्यूरॉन्स हो, जैसे इंटर न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व हो, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में होता है ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट सिर्फ। तो अगर आपके पास इंटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट हो तो वो फिर पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स हो जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। MCQ नंबर 10 है द टाइप ऑफ लेंसेज इन आवर आई। तो हमारी आई में टाइप ऑफ लेंसेज होता है कॉन्वेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। लाइक कॉन्वेक्स लेंस ना कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस सेंटर से थिक होते हैं और एजेस इसके किनारे थिन होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो आई है हमारी उसके लेंसेज कॉन्वेक्स हैं। MCQ नंबर 11 है द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ एल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट। जब भी नियर ऑब्जेक्ट का आपको फोकस करना है टू गेट शार्पर इमेज, उसको हम कहते हैं एक्कोमोडेशन। और ये एज के साथ साथ एफिशिएंसी लेंस की ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से एक्कोमोडेशन भी कम हो जाती है, उसको मतलब कि फोकस करने में मसला होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। MCQ नंबर 12 है द विटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन इज। सो विटामिन जो नेसेसरी होता है प्रॉपर विजन के लिए वो विटामिन ए होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। MCQ नंबर 13 है अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी। सो कलर ब्लाइंड पर्सन नहीं देख पाते रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। सो ये उनको डिस्टिंग्विश करने में बहुत मसला होता है, रेड और ग्रीन तो मोस्टली। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जबकि ब्लैक, वाइट उनको दिख जाता है। कलर ब्लाइंडनेस हमेशा रेड, ग्रीन, येलो की होती है। MCQ नंबर 14 है द बुक किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय। सो इब्नुल हैतम ने लिखी थी किताबुल मनाजिर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। 3 है सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए एयर का एक आउटर पार्ट होता है, इनर और मिडल। इनर पार्ट में दो मतलब वो आगे डिस्टिंग्विश भी होते हैं दो पार्ट में। एक होता है आउटर मेम्ब्रेनस, लाइक फ्रंट मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, और एक और होता है सेमी सर्कुलर कनाल्स। ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं, लाइक इनमें फ्लूइड फिल्ड होता है, और ये सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। ये हेयर सेल्स ट्रांसफॉर्म करते हैं हेयरिंग को, लाइक आवाज़ को, साउंड को ट्रांसफॉर्म करते हैं नर्व इम्पल्सेस में। और हम ये भी कहते हैं कि ये जो कॉक्लिया होता है ये हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो सेमी सर्कुलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैलेंस के लिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कॉक्लिया, क्योंकि कॉक्लिया ही है जिसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिना आई में होता है, स्किन, नोज इसमें नहीं है। यहाँ पे कॉक्लिया की बात होगी क्योंकि ये हेयर सेल्स होते हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं मतलब साउंड को नर्व इम्पल्सेस में। MCQ नंबर 16 है द गोनाड्स आर द टारगेट ऑर्गन्स फॉर। सो गोनाड्स टारगेट ऑर्गन होते हैं फॉर LH और FSH। पहले आपको ये पता होना चाहिए गोनाड्स होते क्या हैं। गोनाड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टिस मेल में होते हैं और फीमेल में होते हैं ओवरीज। सो ये गोनाड्स हैं और ये टारगेट ऑर्गन होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स के लिए होते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो हार्मोन्स के लिए हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। फीमेल में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं, और लुटेनाइजिंग हार्मोन तो होता है LH। ये होता है कि ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। मेल में भी होते हैं और ये स्टिमुलेट करवाते हैं सर्टोली सेल्स को, नर्व सेल्स भी कहते हैं, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर स्पर्म और प्रोटेक्शन के लिए, लिक्विड मीडियम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को MCQ समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसके लेक्चर्स भी जल्दी अपलोड करूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।